आओ बहू आओ, तुम्हारा स्वागत है। अब से यही तुम्हारा घर है। अब तुम्हें भी इस परिवार के साथ मिलजुल कर रहना है। जी माँ जी। बड़ी बहू, अपनी देवरानी को उसके कमरे तक छोड़ाओ। क्यों नहीं माँ जी, चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। ऐसा कहकर हेमा अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखाने के लिए चली जाती है। दरअसल ये कहानी ललिता के परिवार की है, जो अपने पति रमेश, बड़ी बहू हेमा और दो बेटे अक्षय और विकास के साथ रहा करती थी। अभी आज ही ललित ने अपने छोटे बेटे विकास की शादी करा के अपने बेटे की बहू को अपने घर पर लाया था, जिसके कुछ देर बाद ही ललिता का पति अपने किराने की दुकान पर जाने लगता है। तभी ललिता अपने पति से कहती है, हाजी अब कहाँ जाने लगे? अभी तो आप अपने बेटे की शादी कराकर घर आए हो, थोड़ा आराम कर लो। अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता ही है कि किराने की दुकान अगर ज्यादा दिनों तक बंद रहे तो सारे ग्राहक दूसरे दुकानों पर जाने लगते हैं। वैसे भी हमने 2 दिनों से दुकान को बंद ही रखा था। अगर हमने और ज्यादा इसे बंद रखा तो हमें और भी ज्यादा समस्या हो जाएगी, इसलिए मुझे अभी जाने दो। हाँ, वो बात तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप कम से कम चाय तो पी कर जाइएगा। मैं अभी आपके लिए चाय बना कर देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चाय बनाने में काफी समय लग जाएगा। तुम एक काम करना, मेरे लिए लंच लेकर सीधे दुकान पर ही आ जाना। ठीक है, वैसे भी आप किसकी सुनते हैं? जाइए, जरा ध्यान से जाइएगा। ठीक है। ऐसा कहकर रमेश अपने दुकान की ओर जाने लगता है। कुछ समय बाद वो अपनी दुकान पर पहुंचकर और लोगों को सामान देता है। ऐसे ही अब दोपहर का समय हो चला था, जहां ललिता अपने पति रमेश के लिए खाना लेकर आती है। चलिए अब जल्दी से आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर रमेश खाना खाने बैठ जाता है। कुछ समय बाद खाना खाने के पश्चात दोनों पति पत्नी आपस में बातें करने लगते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारे दोनों बच्चे की शादी हो गई। अब हम निश्चिंत से मर सकते हैं। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। एक माँ बाप का जो फर्ज होता है वो तो हमने अदा कर ही दिया है। हाजी, अब मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अब आपकी उम्र हो चली है, वैसे भी हमारे बच्चे बहुत बड़े कंपनी में काम करते हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो अब आपको भी आराम करना चाहिए। रहने दीजिए ये दुकानदारी। अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माना कि सब कुछ अच्छा है और भगवान करे कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही हो, लेकिन समय का कुछ पता नहीं होता। अक्सर यहाँ अपने ही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। कब पता किस्मत का पहिया किस ओर घूम जाए। मुझे भी आराम वाराम करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पता था मुझे आप यही कहेंगे। ठीक है, अब आप अपने दुकान को संभालिए, मैं घर जा रही हूँ। ऐसा कहकर ललिता अपने घर चली जाती है और अपने दोनों बहुओं के कामों में हाथ बटाती है। ऐसा ही समय बीतता है। एक रोज, बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? हेमा बहू, मैं ये कह रही थी कि आज तेरे ससुर जी को कटहल की सब्जी खाने का बड़ा ही मन कर रहा है, तो तू एक काम करियो, आज रात तू कटहल की सब्जी ही बना लियो। और हाँ, मैं शर्मा जी के घर जा रही हूँ, आज उनके घर कीर्तन है। बाकी तुम घर का काम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर कर लेना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। कुछ देर बाद ललिता वहां से चली जाती है, जिसके कुछ समय पश्चात दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। ये क्या दीदी, जब देखो हम अपने सास ससुर की फरमाइशों को ही पूरा करते रहते हैं। उनका जो मन करता है हम उन्हें वो बनाकर खिलाते हैं। तो क्या हुआ शीतल, इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है? आखिर वो हमारे सास ससुर हैं। अरे दीदी, आप ये बात नहीं समझ रही हैं। आप खुद सोचिए, माँ जी तो खुद इधर उधर घूमने में लगी रहती हैं और ससुर जी तो दिन भर दुकान पर रहते हैं। और हमारा क्या, हम दिन भर घर के साफ सफाई और रसोइयों में धक्के खाती हैं, और हमें इसके बदले में और मिलता क्या है? कुछ भी तो नहीं। हम अपने मन की कुछ इस घर में कर भी नहीं सकते। यह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। किसने कहा दीदी कि हमारे पास रास्ता नहीं है? हमारे पास हमारे पति तो हैं। अगर वो हैं
हम उनके सहारे इस घर में कुछ भी करा सकते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो शीतल? तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? जरा मुझे भी तो बताओ। ऐसा कहने पर शीतल अपनी जेठानी को अपने तरकीब और सारी बात समझाती है, जिसके बाद हेमा कहती है, तुम सही कह रही हो शीतल। हमारे सास ससुर दुकान की सारी कमाई तो अपने पास ही छुपा लेते हैं और हमारे पतियों की कमाई की रोटियां तोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं आज ही उन्हें इस घर से निकालने की बात करती हूँ। तुम भी देवर जी से इस बारे में बात करना। क्यों नहीं दीदी, बिल्कुल। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी रात में अपने पतियों के आने के बाद उनसे अपने सास ससुर के बारे में बातें करती हैं। देखिए अक्षय जी, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, मुझे इस घर में वो इंसान नहीं चाहिए। या तो आपके माता पिता इस घर में रहेंगे या फिर मैं, सोच लीजिए। अरे हेमा, तुम ये कैसे पागलों वाली बातें कर रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। हाँ हाँ, मैं पहले ऐसी नहीं थी क्योंकि मेरी आंखों में काली पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब वो पट्टी हट गई है। मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ, अगर आपने कल ही इन्हें इस घर से नहीं भगाया तो मैं खुद इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है बाबा, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मैं कल ही माँ पिताजी से इस बारे में बात करता हूँ। एक और जैसे हेमा और अक्षय की बातचीत हो रही थी, वैसा ही कुछ माहौल शीतल और विकास की तरफ भी था। अगली सुबह दोनों बेटे और बहुएं ललिता और रमेश को इस घर से जाने के लिए कहने लगते हैं। माँ पिताजी, आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम नहीं चाहते कि आप लोगों की वजह से हमारे निजी जीवन में जहर घुले। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने इस बात पर बहुत ही विचार विमर्श किया है। ये सब बातें सुनकर ललिता रोते हुए कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम इस उम्र में भला कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे में तो उसके बेटे ही उसके बुढ़ापे की लाठी होते हैं। अगर ऐसा है माँ जी, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके दोनों लाठी टूट गए। बस बहू बस, आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब तेरी ही करनी है। अक्षय बेटा, विकास बेटा, कम से कम तुम तो हमें समझो। तेरे पिताजी की अब उम्र हो चली है, भला उनसे अब क्या ही होगा। हमें नहीं पता माँ, हम बस इतना जानते हैं कि आप दोनों इस घर को छोड़कर चले जाइए। आप कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये बात सुनकर रमेश बोल पड़ता है, सब समझ रहा हूँ बेटे, ये तुम्हारी जुबान नहीं है बल्कि तुम्हारी पत्नियों की जुबान बोल रही है। और ललिता, तुम क्या कहती थी कि मैं आराम करूं? देख लिया तुमने अपने बेटों की हरकत। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा पति अभी जिंदा है। अगर तुम्हें मैंने इतने साल तक कोई तकलीफ नहीं होने दी तो मैं तुम्हें आगे भी नहीं होने दूंगा। तुम फिक्र मत करो, अभी भी हमारे पास एक दुकान है, हम वहीं पर रहेंगे। पर रमेश जी। पर क्या ललिता, अब क्या तुम अपने बेटे बहू से धक्के खाकर इस घर से जाना चाहती हो? और भी जरील होना बाकी रह गया है। चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वो दोनों पति पत्नी उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद वो अपनी दुकान पर पहुंचते हैं और आपस में बातें करते हैं। अरे भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? ये सब उस विधाता का रचा हुआ चक्रव्यूह है, और वैसे भी सभी अपने कर्मों का ही खाते हैं। जी, कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। देखो, इस कलयुग में जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। शायद हमसे ही कोई गलती हो गई होगी। खैर छोड़ो इस बात को। देखो, हमारे पास अभी भी ये दुकान है। हम नीचे गोदाम में रहा करेंगे और ऊपर दुकान को ऐसे ही चलाएंगे। जी, जैसा आप कहें। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर दुकान को चलाते हैं और नीचे रहने और रसोई का स्थान बना लेते हैं। एक और बूढ़े माता पिता जैसे तैसे अपने दिन काट रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे अपने आलीशान घर में अय्याशी कर रहे थे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक रोज क्या हुआ अक्षय जी? हम लुट गए हैं माँ। क्या हुआ, बताओ तो सही। हाँ हाँ विकास जी, आप ही कुछ बता दीजिए, क्या हुआ? हमारा दिल बैठा जा रहा है। दरअसल बात ऐसी है कि
हम जिस कंपनी में काम कर रहे थे वो कंपनी डूब गई और उस कंपनी में हमने शेयर में बहुत सारे पैसे लगाए हुए थे, वो सारे पैसे भी डूब गए। हे भगवान, ये क्या हुआ? लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे पास सर छुपाने के लिए ये घर तो है ना? नहीं है माँ, ये घर नहीं बल्कि था। दरअसल माँ पिताजी के जाने के बाद हमने इस घर को बेच दिया था और उससे और ज्यादा कंपनी के शेयर खरीद लिए थे। अब कुछ ही घंटे में हमें इस घर को खाली करना होगा। भैया, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। हमने जो माँ पिताजी के साथ किया ना, वो बहुत ही गलत था और सच में ये सब शीतल की वजह से हुआ है। नहीं नहीं विकास, इसमें अकेले शीतल की गलती नहीं है बल्कि हम सबकी गलती है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी भी हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। हमें अभी के अभी माँ जी पिताजी के पास जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। इसके बाद दोनों भाई और उनकी पत्नियां अपने सास ससुर के पास जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं। इस तरह सबको माफी मांगता हुआ देख रमेश और ललिता का दिल पिघल जाता है। बेटा, हम तुम्हें माफ तो कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारे बेटे हो, लेकिन हम भगवान से ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि अगले जन्म में तुम जैसा बेटा हमें ना दे। अरे छोड़ो अपनी माँ की बातों को, और आज से तुम सब यहीं रहोगे। दुकान के नीचे ही आज से तुम्हारा नया ससुराल होगा। चलो बहुओं, तुम्हारे इस नए ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। अरे भाभी, कहाँ हो? देखो ना ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी। अरे ननन जी, आप तो कोई भी रंग पहनो, आप पर सब जचता है। और शादी के बाद एक नई नवेली दुल्हन के रूप में आप इस साड़ी में बेहद खूबसूरत लगेंगी। भाभी, अब मैं आपसे क्या कहूँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। मैं शादी के बाद रोहन के घर में कैसे मैसेज कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने तो आज तक रोहन के साथ ही टाइम स्पेंड किया है। उसकी फैमिली एक लव मैरिज वाली दुल्हन को एक्सेप्ट करेंगी? अरे ननन जी, आप तो खामखा ही डर रही हो। क्या मैंने आपके भैया से लव मैरिज नहीं की? आप लोगों ने मुझे कितने अच्छे से अपना लिया है। वैसे ही रोहन की फैमिली भी अच्छी होगी और आप हमेशा खुश रहोगी। आज दिव्या की शादी उसके पसंद के लड़के रोहन से होनी है, लेकिन हर लड़की की तरह उसके मन में कुछ सवाल है। उन्हीं सवालों के साथ दिव्या रोहन के साथ शादी करके उसके घर आ जाती है। हाँ बहू, तुम्हारा हमारे घर में स्वागत है। भैया, आप इनसे ही शादी करने के लिए मरे जा रहे थे? जितना कुछ आपने इनके बारे में बताया था, ऐसे तो कुछ खास मुझे नजर नहीं आया। चलो ठीक है, वैसे भी आपकी पसंद है। अनामिका की ऐसी बात सुनकर दिव्या को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है। उसके बाद अगली सुबह दिव्या जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बनाती है। तभी अनामिका किचन में आती है। और भाभी, नाश्ते में क्या बना रही हो? मैंने मीठे में गाजर का हलवा और नाश्ते के लिए आलू के पराठे बनाए हैं। लेकिन भैया को तो पनीर सैंडविच विद ब्लैक पेपर स्प्रिंकल ही सबसे ज्यादा पसंद है। अक्सर वो माँ से वही बनवाया करते थे। ठीक है दीदी, मैं उनके लिए वही बना देती हूँ। दिव्या बेशक ही शहर में पली बढ़ी थी, लेकिन उसने अपने घर वालों से एक अच्छी परवरिश पाई थी। दिव्या बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ काफी संस्कारी भी थी और शायद इसी वजह से रोहन को दिव्या से एक ही नजर में प्यार हो गया था। लेकिन दिव्या के ससुराल में शायद अनामिका को दिव्या पसंद नहीं आई थी। ऐसे ही अनामिका के कहने पर दिव्या अपने ससुराल वालों के लिए नाश्ता लेकर आती है और रोहन को सैंडविच विथ ब्लैक स्प्रिंकलर परोसती है। अरे वाह दिव्या, सैंडविच, ये तो कब से खाने का मेरा मन कर रहा था। थैंक यू सो मच। ये कहकर रोहन सैंडविच खाने लगता है, लेकिन उसके सैंडविच खाते ही रोहन को जोर जोर से छींकें आती है। आच्छू! आच्छू! ये देखकर दिव्या की सास अनुपमा काफी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा तुझे? अभी तो तू अच्छा खासा था, अचानक तुझे ऐसा क्या हुआ? बहू, इसमें तूने क्या डाला है जो मेरे बेटे को इतने जोर जोर की छींकें आ रही है? कहीं तूने इसमें काली मिर्च तो नहीं डाल दी? हाँ माँ जी, डाली है। वो आच्छू! ये वो क्या कर रही है? तुझे पता नहीं है क्या कि मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है? अब खड़ी खड़ी सबकी शक्ल क्या देख रही है? जाकर डॉक्टर को फोन करके बुला। कुछ देर बाद डॉक्टर घर पर आता है और रोहन को दवा देकर चला जाता है।
माँ, मैं आपको बता दूं कि मैंने भाभी को बता दिया था कि भैया को काली मिर्च से एलर्जी है। पता नहीं फिर भी भाभी ने ऐसा क्यों किया। क्यों री, तुझे क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की, जबकि अनामिका ने तुझे मना ही किया था। देख रही है मेरे बेटे को छींक कर कितना बुरा हाल हो गया है। लेकिन माँ जी, मुझे तो अनामिका दीदी ने ही काली मिर्च डालने को बोला था। अनामिका दीदी, आप माँ जी के सामने झूठ क्यों बोल रही हैं? बताइए ना कि सच क्या है। हे भगवान, देखा माँ, कैसे भाभी मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही है। भला मैं ये जानते हुए क्यों बोलूंगी कि भैया के नाश्ते में काली मिर्च डाल देना। भाभी ने तो आते ही मुझे झूठा साबित कर दिया। बहू, तुझे ऐसे झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? तेरे को आए हुए 4 दिन नहीं हुए और तूने आते ही अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया। दिव्या बहू, मैं तुम्हें समझा देती हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? दिव्या बेचारी ऐसे ही चुप रहती है और अपनी सास और नंद की सारी बातें चुपचाप सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता है जहाँ घमंडी नंद अपनी संस्कारी भाभी को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो हर वक्त कुछ न कुछ गलतियां करती और सभी गलतियों का जिम्मेदार दिव्या को ठहरा देती। ऐसे ही एक रोज की बात है, अनामिका अपने कमरे में कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है, जहाँ वो अपने ड्रेस को देखकर कहती है, आज भाभी को परेशान करने का और माँ से डांट खिलवाने का एक और मौका मुझे मिल गया। ये कहकर अनामिका किचन में जाती है और केचप का बोतल उठाकर अपने कमरे में लाती है और अपने ड्रेस पर डालकर उस बोतल को छिपा देती है और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगाते हुए रोती है। माँ, कहाँ हो माँ? देखो ना, भाभी ने मेरे ड्रेस के साथ क्या किया। अरे क्या हुआ अनामिका, क्यों तू अपना गला फाड़ रही है और ये तू रो क्यों रही है? माँ, देखो ना, भाभी ने मेरे ड्रेस के साथ क्या किया है। मेरे पूरे ड्रेस को उन्होंने गंदा करके मेरे बेडरूम में रख दिया। क्या दिव्या बहू ने ऐसा किया? रुक, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। दिव्या बहू, दिव्या बहू, कहाँ है तू? जल्दी से यहाँ। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? माँ जी की बच्ची, ये तूने क्या किया है अनामिका के ड्रेस के साथ? जरा ये देख, तुझे इसके कपड़े नहीं धोने थे तो साफ साफ बता देती, लेकिन तूने इसके कपड़े को खराब क्यों किया? लेकिन माँ जी, मैंने तो अनामिका दीदी के कपड़े अच्छे से धो के बकायदा इस्त्री करके उनके अलमारी में रख दिया था। मैं सच बोल रही हूँ माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया। अच्छा भाभी, यानी आप ये कहना चाहती है कि ये कपड़े मैंने खुद से ही खराब कर लिए? यानी मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं दीदी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने आपके कपड़े अच्छे से धोए थे और मैंने ये खराब नहीं किए हैं। देख बहू, तेरा बहुत हो रहा है, तू हर काम खराब कर दे रही है। तेरा किसी भी काम में ध्यान नहीं रह रहा। आइंदा ऐसा हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखियो। ऐसे ही और वक्त बीतता है। एक रोज अनुपमा और रोहन डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। वहीं अनामिका अपने खुराफाती दिमाग लेकर नाश्ते के टेबल पर बैठती है और बोलती है, दिव्या भाभी, मुझे भी चाय दे दीजिए। बस अभी लाई दीदी। ऐसा कहकर दिव्या अनामिका के लिए चाय नाश्ते की टेबल पर रख देती है, जहां अनामिका अपने हाथ से उस चाय में चुपके से छिपकली डाल देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, भैया, देखिए ना, मेरी चाय में छिपकली है। दिव्या भाभी, मैं तो आपकी इकलौती नंद हूँ, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही? आपने तो मुझे सीधे परलोक भेजने का ठान रखा है। दीदी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैंने तो चाय को अच्छे से बनाया था और छाना भी था, फिर ये छिपकली कहाँ से आ गई मुझे नहीं पता। देख रोहन, मैं तुझे पहले ही बता दे रही हूँ, अगर आप और कुछ गड़बड़ किया दिव्या बहू ने तो तू इसे अपने मायके छोड़ाएगा। पर माँ जी, मैं अब किसी का कुछ नहीं सुनूंगी। ऐसा कहकर अनुपमा वहां से चली जाती है। वहीं दिव्या रोते रह जाती है, जहां रोहन उसे संभालता है और वहीं अनामिका अपने कमरे में चली जाती है और अपने अगले कदम के बारे में सोचती है। मैं इस संस्कारी भाभी को इस घर से भगा कर ही रहूंगी, चाहे अब मुझे कुछ भी करना पड़े। अनामिका अपने अगले कदम के बारे में सोच ही रही होती है कि वहीं रोहन को अपने बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना होता है, जिसका अनामिका फायदा उठाती है। माँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि
कोई चोर हमारे घर आ गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ग्लास टूटने की आवाज भी सुनाई दी। चल चल देखते हैं। माँ, हॉल में तो कोई नहीं है। लग रहा है भाभी के कमरे में कोई है। चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही अनामिका और अनुपमा दिव्या के दरवाजे की तरफ जाते हैं तो वहां से एक आदमी भागता हुआ उनके घर के बाहर चला जाता है। दिव्या बहू, कौन था वो आदमी? माँ, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? इतनी रात को भला कोई शरीफ आदमी तो आएगा नहीं। या तो चोर या फिर कहे तो इनका आशिक ही होगा। अब भला कोई चोर होता तो सामान चोरी करके जाता, लेकिन नहीं, वो तो भाभी के कमरे में रंगरलिया मनाने आया था। ननन जी, आप ये क्या कह रही हैं? तो आप ही बता दीजिए कि वो आदमी कौन था। माँ जी, अनामिका दीदी, मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। बस भाभी, बहुत हुआ। बंद करिए अपनी संस्कारी बहू का ढोंग करना और निकाल फेंकिए शराफत का चोला। हाँ, अनामिका बिल्कुल सही कह रही है। निकल जा मेरे घर से। अभी अनुपमा ने ये सब कहा ही था कि वहाँ रोहन उस आदमी को पकड़कर अपने साथ लाता है और वहाँ अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। रोहन, ये तू क्या कर रहा है? तुझे मारना ही है तो अपनी बीवी को मार। देख उसने तेरे पीठ पीछे क्या किया है। माँ, इसमें दिव्या की कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती सिर्फ और सिर्फ अनामिका की है। आज जब अनामिका इस आदमी से बात कर रही थी तब मैंने सुन लिया था और इसलिए ही मैंने दूसरे शहर जाने का झूठ बोला था। अनामिका, तू बताएगी या मैं बताऊं अम्मा को? हाँ हाँ, ये सब मैंने ही किया है। और जब से भाभी इस घर में आई है, उनके सारे काम मैंने ही खराब किए हैं। और आज ये आदमी मेरे ही कहने पर यहाँ आया था ताकि मैं भाभी का एक और अफेयर साबित करके यहाँ से निकाल सकूं। दीदी, आप ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? क्यों इस हद तक गिर गई कि आप मेरी इज्जत के ऊपर कीचड़ उछालने तक के लिए तैयार हो गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई है। मैं भी एक लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और जब मैंने माँ और भैया को अपने प्यार के बारे में बताया तो उन्होंने हमारी शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन आप दोनों की शादी के लिए ये दोनों झट से मान गए। आखिर क्यों? क्या मैंने झूठा प्यार किया था? लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया उसे करके मुझे बहुत ही सुकून मिला। इसके बाद दिव्या सबसे कहती है, माँ जी, रोहन जी, आपने दीदी के साथ ठीक नहीं किया। अगर दीदी किसी को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? प्यार तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। फिर प्यार करने वालों से ऐसी नफरत क्यों? मेरे कहने पर आप इस लड़के से मिल लीजिए और दोनों की शादी की बात आगे बढ़ाइए। अपनी भाभी की बात सुनकर अनामिका को अपने किए पर काफी पछतावा होता है और वो अपने किए के लिए अपनी भाभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा। दिव्या अनामिका को माफ कर देती है और उसे गले से लगा लेती है। इसके बाद अनुपमा और रोहन को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी दिव्या से माफी मांगते हैं। ऐसे ही थोड़े समय बाद अनामिका की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देते हैं।